हाँ तो बेटा पिछले टॉपिक्स में हमने ग्लूकोज की अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी। हमने दो अभिक्रियाओं के बारे में बात कर ली थी, एक तो ग्लूकोज के अपचयन के बारे में बात की, दूसरी बात की थी हमने ग्लूकोज की ऑक्सीकरण संबंधित अभिक्रियाओं के बारे में बात की। अब ग्लूकोज के अपचयन की अभिक्रिया में दो प्रकार से अपचयन करवाया था हमने ग्लूकोज का। एक तो ग्लूकोज का अपचयन करवाया था हमने बेटा लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा, और लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा जब हम ग्लूकोज का अपचयन करवाते थे तो ये अभिक्रिया जो है वो अपने को किस बात के बारे में बताती थी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, ये इस बात का प्रमाण था कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब मैंने लाल फास्फोरस प्लस HI से करवाई तो मेरे को 6 कार्बन की नॉर्मल हेक्सेन एक सीधी श्रृंखला वाली हेक्सेन एल्केन प्राप्त हुई, जो इस बात को बताती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन आपस में सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, कोई पार्श्व श्रृंखला में कार्बन नहीं जुड़ा होगा। दूसरा अपचयन करवाया था हमने सोडियम Hg, है ना, यानी सोडियम अमलगम और H2, और जब अपचयन करवाया था तो अपने को मिला था सोर्बिटोल। क्या प्राप्त हुआ था? सोर्बिटोल। आपको याद रखना अगले ग्लूकोज के अभिक्रिया है सेकंड ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की बात करें तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मैंने दो प्रकार से करवाया था, एक तो Br2 प्लस H2 और एक करवाया था सांद्र HNO3। दो प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाया। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आप Br2 प्लस H4 से कराओगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल ये प्राप्त होगा। और जब आप सांद्र HNO3 से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराओगे तो आपको मिलेगा सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल, ठीक है। इस वाले अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और वो क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब हम सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है सैकरिक अम्ल। क्या मिलेगा? सैकरिक अम्ल। और ये जो अभिक्रिया है ना वो किस बात को बताती है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है, एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह पाया जाता है। हाँ तो बेटा ग्लूकोज की अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे थे हम। मैंने आपको दो अभिक्रियाओं के बारे में बता दिया था ग्लूकोज की, एक तो ग्लूकोज की अपचयन की अभिक्रिया और एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। सबसे पहले मैंने ग्लूकोज के अपचयन की अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया था। और बेटा ग्लूकोज का अपचयन जो है वो हम दो प्रकार से करवाते हैं, एक तो ग्लूकोज का अपचयन करवाते हैं लाल फास्फोरस प्लस HI। अगर आप ग्लूकोज का अपचयन लाल फास्फोरस प्लस HI से करवाओगे तो हमें क्या मिलेगी? नॉर्मल हेक्सेन। क्या मिलेगी? नॉर्मल हेक्सेन ये प्राप्त होती है। और ये जो नॉर्मल हेक्सेन जो प्राप्त होती है वो किस बात को बताती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 के 6 कार्बन आपस में सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन करेंगे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं वो सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ये किस प्रकार आप प्रमाणित करोगे? तो ये इस प्रकार प्रमाणित करेंगे कि ग्लूकोज की अभिक्रिया इससे करवाएंगे और जब इससे करवाएंगे तो नॉर्मल हेक्सेन मिलेगी, जो इस बात को बताती है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, और वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? सीधी श्रृंखला में। दूसरी बात करते हैं ग्लूकोज का अपचयन करवाते हैं सोडियम अम्लगम और जल द्वारा। जब ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अम्लगम और जल द्वारा कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? सोर्बिटोल। क्या प्राप्त होगा? सोर्बिटोल। अगली बात करते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की। इसका ऑक्सीकरण भी दो प्रकार से करवाते हैं। एक बार तो मैंने करवाया Br2H2O यानी ब्रोमीन जल, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण Br2H2O से कराओगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोनिक अम्ल। क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक अम्ल। और जब ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 से करवाएंगे तो मिलेगा सैकरिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है? सैकरिक अम्ल। ये जो सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है वो किस बात को बताता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज में 5
कि ग्लूकोज में एक तो होता है प्राथमिक एल्कोहलिक समूह, 6 होते हैं कार्बन। अगली बात करते हैं बेटा ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह की, ठीक है ना, मुख्य क्रियात्मक समूह, यानी कुल मिला के इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह होता है कार्बोनिल समूह। तो अगली बात हो गई ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पहचान। अब यहां से बात अच्छे से समझना मेरे, देखो बेटा एक क्रियात्मक समूह होता है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में 2 क्रियात्मक समूह आते हैं, एक तो आता है एल्डिहाइड और एक आता है कीटोन। ये जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और ये जो कीटोनिक क्रियात्मक समूह है ना, ये दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह कहलाते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, ठीक है। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में 2 आते हैं, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और कीटोन। इस कार्बोनिल समूह की पहचान कैसे की जाती है? यदि हम किसी यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दें या फिर साइनाइड से करवा दें, हाइड्रोजन साइनाइड, तो जब किसी यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने पर यदि ऑक्सीजन प्राप्त होता है, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कि यदि किसी यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाओ और इसके साथ अभिक्रिया कराने पर यदि आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो इस बात को बताता है कि यौगिक में कार्बोनिल समूह है। यदि किसी यौगिक की अभिक्रिया HCN हाइड्रोजन साइनाइड से करवाए और हमें मिले साइनोहाइड्रीन, तो इस साइनोहाइड्रीन का प्राप्त होना भी किस बात को बताता है कि यौगिक में कार्बोनिल समूह है। तो ये दोनों बात याद रखना कि यदि किसी यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाए तो आपको ऑक्सीजन मिल जाए, क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। या फिर हाइड्रोजन साइनाइड से करवाए तो आपको साइनोहाइड्रीन मिल जाए। तो इन दोनों का प्राप्त होना किस बात को बताता है कि यौगिक में कार्बोनिल समूह है। अब मैंने जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई तो मेरे को ऑक्सीजन भी प्राप्त हुआ और साइनोहाइड्रीन भी प्राप्त हुआ। यानी मैंने जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई तो मेरे को ऑक्सीजन मिला और ऑक्सीजन का मिलना किस बात को बताता है कि यौगिक में यानी ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। जब मैंने ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाई तो भी मेरे को क्या मिला? साइनोहाइड्रीन मिला और साइनोहाइड्रीन का प्राप्त होना भी किस बात को बताता है कि यौगिक में ग्लूकोज में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है। अब मैंने आपको ग्लूकोज के क्रियात्मक समूह के बारे में बता दिया था, ठीक है, और ग्लूकोज की संरचना भी बताई थी। ऊपर आता है H डबल बॉन्ड, फिर आएगा इधर H और इधर OH। मैंने बताया था तीसरे कार्बन का OH ग्लूकोज में, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे कार्बन का OH किधर आएगा? लेफ्ट साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा? H। फिर बाकी टाइम्स में OH इधर आएगा और H इधर आएगा, और लास्ट में क्या आता है? CH2OH। ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये संरचना है ग्लूकोज। अब देखो जब मैंने ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाई हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो जब इस ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई ना तो क्या होगा बेटा? यहां से तो ऑक्सीजन और यहां से दोनों हाइड्रोजन, यहां से H2O क्या हो जाएगा? बाहर, यहां से H2O क्या हो जाएगा? बाहर। अब ये जो डबल बॉन्ड है इससे बचा हुआ नाइट्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ा हुआ है? OH। सुनिएगा, इसका तो आएगा ऑक्सीजन और यहां से दोनों हाइड्रोजन, H2O क्या हो जाएगा? बाहर, और ये बचा हुआ है जाकर के डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। बाकी संरचना अपनी ऐसे की ऐसे आ जाएगी। ये H, तीसरे कार्बन पर OH इधर आएगा, फिर OH, H, OH, H, और फाइनली लास्ट में क्या आएगा? CH2OH। ये हो गया ऑक्सीजन, ये अपने को ऑक्सीजन मिल गया। तो जब मैंने इस ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई तो मेरे को ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन का प्राप्त होना ही किस बात को बताता है कि यौगिक में ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोनिल समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह है?
कैसे टूटेगा बेटा, H प्लस और Cn माइनस, H प्लस और Cn माइनस। अब देखो ये जो CH डबल बॉन्ड है इसके बारे में देखना, जब आप इस बंध को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उस पर तो आएगा बेटा माइनस और कम वाले पर आ जाएगा प्लस। समझा? मैंने जब इस डबल बॉन्ड के इस वाले पाई बंध को तोड़ा तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर माइनस आता और जिसकी कम होती है उस पर प्लस। अब जिस पर प्लस आया वहां तो कौन चला जाएगा, Cn माइनस, और जिस पर प्लस माइनस आया था वहां कौन चला जाएगा, H प्लस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये है SCH, और इस ये डबल बॉन्ड में से एक बंध तो टूट ही गया, अब एक ही बचा, ये तो टूट ही गया, और इस O माइनस से कौन जुड़ गया, H प्लस, और क्या बन गया OH, और इस CH प्लस से कौन जुड़ गया, Cn माइनस, तो ये लग गया यहाँ Cn, और ये बन गया अपना साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से करवाई तो भी मेरे को साइनोहाइड्रिन मिला, और साइनोहाइड्रिन का प्राप्त होना किस बात को बताता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह भी होता है। ठीक है, कैसे पता चला, इन दो अभिक्रियाओं से पता चल गया अपने को कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह भी उपस्थित होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल समूह दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड भी कार्बोनिल समूह होता है और कीटोन भी कार्बोनिल समूह होता है। अब इन दोनों अभिक्रियाओं से तो अपने को किस बात के बारे में पता चला कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, लेकिन अब अपने को यह भी पता करना है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्लासिफिकेशन है, इनमें जो अंतर है कि कौन सा है, वो देखो किस बात से पता चलेगा। क्या होता है, एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा से बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना। 3-4 अभिकर्मक है, मैं दो के बारे में बता देता हूं। एक तो होता है बेटा टोलेन अभिकर्मक, ठीक है, एक होता है फेलिग्रीनियन, है ना। देखो टोलेन अभिकर्मक और फेलिग्रीनियन, ये जो दोनों अभिकर्मक है ना, टोलेन अभिकर्मक और फेलिग्रीनियन, ये दोनों प्रकार के अभिकर्मक केवल और केवल एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं। ध्यान रखना, एल्डिहाइड से क्या कर लेंगे, ये रिएक्शन कर लेंगे, ये कीटोन से अभिक्रिया नहीं करते। समझ आई बात? टोलेन अभिकर्मक और फेलिग्रीनियन दोनों के दोनों केवल किससे अभिक्रिया करते हैं, एल्डिहाइड से, ये कीटोन से अभिक्रिया नहीं करते। अब देखो कीटोन से अभिक्रिया नहीं करते, तो अगर ग्लूकोज में कीटोन होगा तो वो इससे अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कीटोन वाले से क्रिया करते ही नहीं। और अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड होगा तो वो ये जो दोनों है उनसे ये क्रिया कर लेगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ही तो इन दोनों से क्रिया करता है ना। तो अब देखो मैंने क्या किया कि ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा दी टोलेन अभिकर्मक, और टोलेन अभिकर्मक होता है Ag2O, ये होता है टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। अब देखो बेटा, जब मैंने ग्लूकोज की अभिक्रिया टोलेन अभिकर्मक से करवाई तो अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया हो गई। और अभिक्रिया का होना किस बात को बताता है कि ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह, कार्बोनिल, एल्डिहाइड। क्योंकि टोलेन अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड के साथ ही क्रिया करता है, ये कीटोन के साथ क्रिया नहीं करता। और टोलेन अभिकर्मक ने इसके साथ क्रिया कर ली, इसका मतलब इसके पास क्या है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। क्या होता है, यहाँ से ये Ag2O का ऑक्सीजन निकल करके यहाँ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा COOH। CHO का क्या बन जाएगा, COOH। बाकी ऐसे की ऐसे आ जाएगी संरचना, इतना ही अंतर होगा, ध्यान रखना। ये OH, ये OH और फाइनली आएगा CH2OH। ये जो है कौन सा उत्पाद है, मैंने बताया था आपको, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, है ना। और यहाँ जो ऑक्सीजन तो निकल के वहां चला गया, और ये जो Ag2O है वो किस में बदल जाएगा, Ag में। ठीक है, जिसका रजत दर्पण प्राप्त होगा, रजत दर्पण। तो इस रजत दर्पण का प्राप्त होना ही किस बात को बताता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ध्यान रखना,
ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन कर सकता है वो कि उपरोक्त अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन। तो ये जो CHO है वो किसमें बदला, COOH में, और एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का तो हुआ ऑक्सीकरण, और यहाँ जो सिल्वर +1 में है ना वो किसमें चला गया, 0 में, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया कराता हूं फेलिंग मीडियम CuO, फेलिंग मीडियम, तो बेटा यहां से ऑक्सीजन निकल करके यहां चला जाएगा तो COOH बन जाएगा, लेकिन इसके 2 मोल काम मिलेंगे। कितने मोल, 2 मोल। और ये जो CuO है वो अवक्षेपित हो जाएगा बेटा जी Cu2O में, Cu2। ठीक है, तो यहाँ देखो CuO में कॉपर +2 में है ना, तो वो +2 से किस में चला गया, +1 में, तो अपचयन हो गया ना, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये बातें समझ आ गई। ठीक है, ये जो दोनों अभिक्रियाएं थी वो किस बात को बताती थी, एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की उपस्थिति को ये दोनों अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। समझ आ गई बात। तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाने वाली तो कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमीन। और कार्बोनिल समूह में भी एल्डिहाइड होता है, इस बात को बताने वाली कौन कौन सी है, फेलिन मीडियन और टोलेन अभिकरण वाली अभिक्रिया। अगला पॉइंट अपना नंबर 5। ठीक है ना, 5वीं अभिक्रिया है अपनी ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण समझेगा, ये ग्लूकोज है CH+O। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ग्लूकोज के एसिटिलीकरण, देखो बेटा जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन यानी अभिक्रिया, रिएक्शन का मतलब हो गया अभिक्रिया, तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड जो होता है CH3CuCl, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है CH3CuOCuCH3 से कराते हैं तो हमें पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। और इस पेंटा एसीटेट, ध्यान रखना, इस पेंटा एसीटेट का प्राप्त होना किस बात को बताता है कि ग्लूकोज में, सॉरी हाँ सही है, ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं, 5 एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होते हैं। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज की, और वो किस पर्पस से है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाने वाली अभिक्रिया आपको लिखवाएगा कि ग्लूकोज में किस अभिक्रिया द्वारा आप ये दर्शाओगे, ये समझाओगे कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम एसिटिल क्लोराइड से करवाते या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते तो क्या होगा, पेंटा एसिटेट बनेगा। क्या बनेगा, पेंटा एसिटेट। और इस पेंटा एसिटेट का बनना किस बात को बताता है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, तो ग्लूकोज में जो 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं ना, उनकी उपस्थिति को दर्शाने वाली अभिक्रिया कौन सी है, एसिटिलीकरण। कौन सी है, एसिटिलीकरण। देखो है ना 1 2 3 4 5, ये तो अब पता चला, पहले थोड़ी ना पता था ग्लूकोज की संरचना। ये इन अभिक्रियाओं द्वारा प्रूफ हुई है कि ग्लूकोज की ये संरचना होती है। इस संरचना को ड्राइव करने के लिए बहुत सारी अभिक्रियाएं पहले करवाई गई, और
और एक एक अभिक्रिया जो है वो ग्लूकोज की संरचना की एक एक कुछ कुछ जानकारी अपने को देखनी थी कि ग्लूकोज की ये संरचना इस प्रकार इसलिए होगी क्योंकि ये इसके साथ ऐसे अभिक्रिया करते हैं, ये वाला उत्पाद बना रहा है। तो अब मैं इस ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा देता हूँ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है, क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, ध्यान सुनो, ग्लूकोज के अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है कि एल्कोहल, ये जो OH है ना, इसका तो आएगा H और इसका आएगा Cl। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? ग्लूकोज में जितने भी OH ये सारे के सारे OH, उन सभी OH में से क्या आएगा, केवल H और इसका क्या आएगा Cl, और HCl क्या हो जाएगा बाहर, HCl क्या हो जाएगा बाहर, और HCl बाहर होने पर ये जो COCH3 है ना बचा हुआ वो यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। तो अब बताओ इस ग्लूकोज के पास 5 OH है ना, तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 5। कितने लेने पड़ेंगे, 5, क्योंकि प्रत्येक CH3COCl प्रत्येक OH के साथ क्या करेगा क्रिया, तो सभी OH का क्या निकल जाएगा H, और यहाँ पर सभी का Cl और बचा हुआ COCH3 जाकर के जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH डबल बॉन्ड होते हैं से COCH3, समझे ना, ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा COCH3, फिर CH, ठीक है, O, फिर COCH3, फिर COCH3 इधर है, फिर CH2CO, ये क्या बन गया अपना पेंटा एसीटेट। इस प्रकार से पेंटा एसीटेट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है बेटा। और ये अभिक्रिया किस बात के बारे में बताती है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है, इतनी अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न, ओसाजोन का निर्माण, ओसाजोन का निर्माण, ये भी मोस्ट रिएक्शन है ग्लूकोज की, परंतु दूसरे अभिक्रियाओं वाली। ओसाजोन का निर्माण क्या होता है, जब बेटा जी हम ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिलहाइड्रेजीन, एक होता है फेनिलहाइड्रेजीन और इस फेनिलहाइड्रेजीन की संरचना होती है C6H5NHNH2, ये होती है C6H5NHNH2 फेनिलहाइड्रेजीन। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब फेनिलहाइड्रेजीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ओसाजोन। क्या प्राप्त होता है, ओसाजोन। ध्यान रखना, ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिलहाइड्रेजीन C6H5NHNH2 के साथ करवाओगे, के साथ कराते हैं तो हमें ओसाजोन का निर्माण होता है, हमें ओसाजोन प्राप्त होता है। अब कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे ओसाजोन बनेगा वो समझो। देखो ग्लूकोज की संरचना क्या है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, फिर इधर OH, इधर H, तीसरे कार्बन पर विशेष तौर से ध्यान रखना, OH इधर होगा, H इधर, फिर OH H और CH2OH, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज की अभिक्रिया करेंगे फेनिलहाइड्रेजीन, क्या होती है C6H5NHNH2, ये हो गया फेनिलहाइड्रेजीन। अब देखो बेटा मैं इसके ट्रिक के तौर पर समझा रहा हूं आपको कि कैसे यौगिक बनाएंगे, ठीक है, कैसे कंपाउंड बनाएंगे। क्या करना है, इसका तो आएगा ऑक्सीजन और यहां से तो हाइड्रोजन। अभी मैंने समझाया था ना उसमें, किसमें, हाइड्रोक्सिलेमिन में। हाइड्रोक्सिलेमिन में क्या होता है, इसका ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन, H2O बाहर, और H2O बाहर होने पर ये जो बचा हुआ N है वो डबल बॉन्ड से जाकर के मिल जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, CH डबल बॉन्ड है,
CH डबल बॉन्ड इससे कौन जुड़ गया N से कौन जुड़ा हुआ NH और इससे जुड़ा हुआ C6H5। ठीक है, फिर क्या बचा COH H OH और फाइनली CH2OH। अब एक बात ध्यान से सुनना, पहली बात कितना नाम बोलोगे, यहाँ से H2 निकाल लोगे, फिर ऐसी संरचना बनेगी। अब बेटा ये ओसा जोड़ नहीं है, अभी तक मैंने कंप्लीट अभी क्रिया नहीं की है, मैं आपको ट्रिक के तौर पर समझा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग होती है, वो अपने है नहीं। ठीक है ना, मैं इसको ट्रिक के तौर पर समझा रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है। आपको क्या करना है बेटा, अब इतना बना लोगे, इसके बाद में आप क्या करोगे कि डबल बॉन्ड से लेकर के यहाँ तक, डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना है ये इस पूरी की पूरी संरचना को इस कार्बन पर जो OH और H है इसको तो मिटा दो और इस पूरी संरचना को वापस से चिपका दो। तो डबल बॉन्ड NH3CH5 ये हो गया। क्या करना, इतनी जो संरचना उसको इस कार्बन पर जो OH और H होता है ना दूसरे कार्बन पर, इन दोनों को हटा करके इतनी संरचना को वापस इस पर चिपका देंगे और जैसे ही क्लिक होगे ये बन जाएगा आपका ओसा जोन। क्या बन जाएगा, ओसा जोन। ये ओसा जोन होता है, प्लस बाहर निकलेगा एक तो C6H5NH2 मतलब एनिलीन और एक बाहर निकल जाएगी अमोनियम। तो यहाँ पर C6H5 3 आ रहा है ना, इसका मतलब इसके कितने मोल काम मिलेंगे, 3 मोल। कितने मोल, 3 मोल। इस प्रकार से हो गया ओसा जोन। ठीक है, अंतिम रिएक्शन है अपनी ग्लूकोज की, एक और रिएक्शन बच रही है। अब ये विक्रिया बेटा ग्लूकोज के विक्रिया शुष्क HCl के साथ, ठीक है, शुष्क HCl के साथ अभिक्रिया रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H ऐसे C6H12O6, ये भी तो ग्लूकोज का सूत्र होता था ना C6H12O6। क्या मैं इस C6H12O6 को ऐसे लिखूं C6H11O5OH लिख सकते हैं। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मैंने क्या किया कि यहाँ से एक OH निकाल लिया, यहाँ से एक OH, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कार्बन तो ऐसे कैसे छोड़ दिए, 6 कैसे कार्बन, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो हाइड्रोजन 11 रहेंगे, एक ऑक्सीजन निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 5, और फिर मैंने उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को OH के रूप में लिख दिया। तो बात तो यही है ना कि एक हाइड्रोजन तो बाहर निकाल लिया, एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया और क्या बना लिया, OH। ये भी एक ग्लूकोज भी है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है मेथिल अल्कोहल CH3OH। ये होता है मेथिल अल्कोहल किसकी उपस्थिति में, शुष्क HCl, किसकी उपस्थिति में बेटा जी, शुष्क HCl। तो यहाँ से क्या होगा, H2 बार, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और H2 बाहर होते ही ये बचा हुआ CH3 यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा, तो बनेगा C6H11O5OCH3 है, और इसका नाम होता है मैथिल ग्लूकोसाइड। तो मैथिल ग्लूकोसाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण। समझाई बात, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि ग्लूकोज की अभिक्रिया मैथिल अल्कोहल के साथ कराने पर या ग्लूकोज से मैथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, या फिर पूछेगा डायरेक्ट कि मैथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण कीजिए ग्लूकोज से। तो क्या करना है, ग्लूकोज को इस प्रकार लिखना है और ग्लूकोज की अभिक्रिया कराएंगे मैथिल अल्कोहल से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क HCl की उपस्थिति में। तो क्या होगा, इसका तो OH इसका H, या ऐसे कर लो, इसका OH इसका H, H2O बाहर हो जाएगा और बचा हुआ OCH3 जाकर के जुड़ जाएगा, बन जाएगा मैथिल ग्लूकोसाइड। ठीक है बेटा, थैंक यू।